हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफाक सर आपके बीच में आज राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, सर्वप्रथम इस पर हम लोग बातें करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के 150वीं जयंती को एकता की विरासत के तौर पर देखा गया 2025 में। यह दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्वाभाविक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के प्रतीक के तौर पर। इस दिन सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है, तो एकता मार्च जैसे कार्यक्रम, रन फॉर यूनिटी आदि के माध्यम से जो है इनके अमूल्य योगदान और विरासत, जिसे राष्ट्रीय एकता के उत्सव के तौर पर देखा जाता है। यानी इनका जो है, जो हम लोग जन्म शताब्दी, जो जन्म मनाते हैं, जन्म दिवस, वो राष्ट्रीय एकता का उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जिससे हमारे देश में एकजुटता की भावना को सुदृढ़ या मजबूत किया जा सके। यानी एकता का जो है भावना लोगों तक मजबूत करने के लिए इसका किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने 2014 में की थी, ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भी भारत के एकीकरण की जो ऐतिहासिक भूमिका थी, उसके संदर्भ में उसको सम्मानित किया जा सके और लोगों तक इस बात को अवगत कराया जा सकते। यह दिवस राष्ट्रीय एकता, शांति, विविधता में एकता के जो प्रतीक है, इसके संदर्भ में देखा जाता है। यानी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, नेशनल यूनिटी डे 2025 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 150वीं है जयंती का प्रतीक है, जो भारत के राजनीतिक एकीकरण के ये शिल्पकार के रूप में इनको मान्यता दिया जाता है, यानी प्रसिद्धि मिली हुई है। और ये प्रत्येक वर्ष जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे कि हमने पहले ही बोला, रन ऑफ यूनिटी का जो कार्यक्रम है, ये सब कार्यक्रम के माध्यम से उनके योगदान को और उनके विरासत को समझाने का, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों, क्या है उसका आधार। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसके परिचय पर। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने 2014 में किया था, ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के एकीकरण के जो ऐतिहासिक भूमिका है, उसको लेकर हम लोग सम्मानित किया जा सके। दूसरा है, इसमें फोकस क्या किया गया है, तो नागरिकों में राष्ट्रीय अखंडता और सामूहिक शक्ति के प्रतीक नवीन संकल्प उत्पन्न करने के लिए इसको मनाया जाता है। यह दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में आरंभ किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को भी बढ़ावा देता है। यानी इसको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस कार्यक्रम को भी ये बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब है, इनके लिए बनाया गया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जैसे कि पता ही होगा, इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, केवड़िया में, गुजरात में किया गया था। तो हमको याद रखना चाहिए 31 अक्टूबर 2018 को इसका क्या किया गया था, अनावरण किया गया था, यानी उद्घाटन किया गया था। यह मूर्ति जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये नर्मदा नदी और सरदार सरोवर बांध के दृश्य में स्थित साधु बेट की पहाड़ी पर स्थित है। ये राष्ट्रीय एकता और गर्व का प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। 2020 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, यानी संघाई जो है सहयोग संगठन, जो पहले SCO यानी संघाई 6 के नाम से जाना जाता था, उसमें के 8 अजूबों की सूची में भी इसको शामिल किया गया है। अब स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण में इनका बड़ा योगदान है, यानी इनके योगदान की चर्चा हम लोग करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले, स्वतंत्रता के समय भारत में 17 ब्रिटिश प्रांत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जबकि 40% क्षेत्रफल रियासतों के नियंत्रण में था। इस फैक्ट्स को हम लोग को जरूर जानना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी 40% क्षेत्रफल जो है रियासतों के नियंत्रण में था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 में ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया। जैसे कि हम लोग को पता है, भारत को आजादी मिली थी, जिसमें रियासतों को एक विकल्प मिला कि भारत में विलय करें या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। 3 विकल्प है। जनरली ब्रिटिश सरकार जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यहां पर भी उनका चेहरा देखने को मिलता है। उन्होंने भारत के सामने, यानी लोगों के सामने 3 विकल्प दे दिया था, या तो भारत में राज्यों का विलय हो, या पाकिस्तान में शामिल हो, या स्वतंत्र रहे। भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत को में कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो कई रियासतों के शासक स्वतंत्र रहने और पाकिस्तान में विलय करने पर विचार कर रहे थे, जिससे भारत की जो भौगोलिक एकता और अखंडता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी, गंभीर खतरा उनको उत्पन्न हो रहा था।
तो इस संदर्भ में वल्लभ भाई पटेल ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में जानते ही हैं। वर्ष 1947 के बाद 560 देशी रियासतों को एकीकरण किया, यानी उनको भारत में जोड़ा। अब सबसे बड़ा चीज है, इसीलिए स्टेट्स डिपार्टमेंट भी उन्होंने बनाया और जिसकी जो कह सकते हैं नेतृत्व जो है बीपी मेनन ने किया था। अब है कि पटेल ने रियासतों को एकीकृत करने के लिए और उसको समझाने और दृढ़ता दोनों का सहारा लिया गया, यानी शासकों को स्वायत्तता और प्रीवी पर्स की गारंटी दी गई और एकता के फायदों पर उनको जोर दिया गया, यानी उनको जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। और ये वल्लभ भाई पटेल का ये सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। उनकी जो ये संतुलित कूटनीति के कारण अधिकांश देशी रियासतों ने क्या कर दिया, जो है हस्ताक्षर किए। किस पर हस्ताक्षर किए? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से भारत में अधिकांश देशी रियासतों ने क्या कर लिया? विलय कर लिया। मगर कुछ रियासत है जो कि विलय करने से इनकार कर रहे थे, वो ढुलमुल थे, यानी जहां समझाने से काम नहीं बना वहां पटेल ने निर्णायक कार्रवाई का भी सहारा लिया। एक मामला है जूनागढ़ का, यानी कुछ देशी रियासतों ने भारत में विलय से इनकार कर दिया, जिसमें वन ऑफ द है जूनागढ़। जब नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय ले लिया, तब पटेल ने पुलिस कार्रवाई द्वारा, याद रखिएगा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा आदेश देकर और साथ में बाद में जनमत संग्रह के माध्यम से उसे भारत में शामिल कर लिया। दूसरा है हैदराबाद। 1948 में ऑपरेशन पोलो, याद रखना है, प्रीलिम्स में कई जगह पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ऑपरेशन पोलो संचालित किया गया, जिससे जो है मिलिशिया दबाया गया, राज्य को भारत में एकीकृत किया गया, यानी पुलिसिया कार्रवाई के माध्यम से किया गया। कश्मीर भले ही से सीधे पटेल ने संभाला नहीं, लेकिन उनकी दृढ़ नीति और प्रशासनिक समर्थन ने महाराजा हरि सिंह को भारत में शामिल और भारत में एकीकरण में मदद किया। इन कार्रवाइयों से भारत में जितने भी देशी राजे रजवाड़े थे वो सब भारत में इनका विलय हुआ और एक भारत, अखंड भारत बनने के मार्ग प्रशस्त किया गया। इससे क्या हुआ? इसके अलावा इसको एकीकरण को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया? तो संस्था पटेल ने प्रशासनिक एकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की। यानी कहने का मतलब है कि सरदार पटेल की जो है कह सकते हैं कि उनका जो प्रयास क्या है, प्रयास के मद्देनजर कहा जा सकता है कि हमारे देश में प्रशासनिक एकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज की गठन हुई। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, अखिल भारतीय सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम कहा जाता है, जो कि आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, जो हमारे संघीय ढांचे में राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। संघीय ढांचा कहने का मतलब केंद्र और राज्य दो अलग प्रकार की व्यवस्था है, दो अलग प्रकार की सरकार है, और दोनों को स्थापित करने के लिए जो दोनों का अलग अलग अस्तित्व रहते हुए दोनों एक दूसरे के साथ सहयोगी होगा, इस तरह का जो फ्रेमवर्क है वो कहीं ना कहीं पटेल के जो है प्रयासों का ही नतीजा था। 1947 में आईएएस अधिकारियों के पहले बैच को दिया गया उनका जो संबोधन है, लोक सेवा की भावना के लिए आज भी एक आधारशिला माना जाता है। ये एक आप जानकारी के तौर पर, सामान्य जानकारी के तौर पर ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, विभाजन के बाद के अशांत वर्षों में उनके नेतृत्व ने उन्हें भारत के लौह पुरुष की उपाधि दिलाई, यानी सरदार पटेल को हम लोग लौह पुरुष भी कहते हैं। जो राष्ट्रीय एकता पर आधारित उनके सहकारी संघवाद के मॉडल ने भारत के शासन तंत्र को आज भी मार्गदर्शन दिया। जैसा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है केंद्र और राज्य दो अलग प्रकार की सरकार होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के सहयोगात्मक हैं, इसीलिए हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है पटेल के प्रयासों का ही नतीजा है। और इसी का परिणाम यह भी देख सकते हैं कि पुडुचेरी 1954, गोवा, दमन, दीव, ये सब 1961 में इनका एकीकरण किया गया, जो कहीं ना कहीं पटेल का जो है प्रयास था उसका एक सकारात्मक परिणाम बाद के काल में देखने को मिला। हालांकि पटेल का योगदान जो है केवल आजादी के बाद ही नहीं है, बल्कि नेशनल मूवमेंट में इनका व्यापक योगदान देखने को मिलता है। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि भारत के गुजरात के जो है कई किसान आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व भी किया, और इस बारडोली सत्याग्रह जिसमें आप बड़ा इंपॉर्टेंट है जानते भी होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी, और वहीं पर मौलिक अधिकार और कर्तव्य का जो है जो पहला जो है उसके शीर्षक में इस्तेमाल किया गया था। तो इस प्रकार से कहा सकता है कि पटेल का योगदान जो है न केवल आजादी से पहले नेशनल मूवमेंट में, बल्कि आजादी के बाद भी देश के एक अखिल भारतीय स्टील फ्रेमवर्क के निर्माण में भी भूमिका अदा किया।
इसी कारण से इनको एक तुलनात्मक संदर्भ में दिया जाता है कि पटेल की तुलना अक्सर जर्मनी के जो है बिस्मार्क से की जाती है, लेकिन पटेल के जो तरीके थे वो काफी डेमोक्रेटिक थे, काफी अलग तरह के थे और संविदात्मक थे, बल्कि सैन्यवाद नहीं थे। चूंकि वो सैन्यवाद यानी सैनिकरण और जो सैन्य के माध्यम से बल के आधार पर इस तरह का वो कोई विचार नहीं रखते थे, बल्कि वो जो है लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक थे। जैसे पटेल ने सर्वसम्मति निर्माण, विविधता के प्रति सम्मान, उनका एक बड़ा विचारधारा, विधि के शासन पर काफी बल दिया है, जो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के काफी अनुरूप है। तो इस प्रकार से पटेल का योगदान जो है काफी उल्लेखनीय है। भारतीय इतिहास में हमेशा इनको याद किया जाता है और किया जाता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, इसी कारण से इनके जन्म को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।